आज सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं और वो ये है कि अपने गणतंत्र दिवस के उत्सव पर आप भारतीय सेना के बैंड द्वारा क्या सुनना चाहेंगे? स्कॉटलैंड की कोई धुन सुनना चाहेंगे या भारत में बनी कोई धुन या कोई गाना सुनना पसंद करेंगे? आपकी चॉइस को हम और आसान बनाते हैं। आपके सामने एक विकल्प है स्कॉटलैंड में लिखा गया एक भजन जिसके बोल हैं अबाइड विद मी, और दूसरा विकल्प है लता मंगेशकर द्वारा गाया गया एक गाना ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ये वो गाना है जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में वाकई कई बार आंसू आए होंगे। इस बार के बीटिंग रिट्रीट पर केंद्र सरकार ने इस स्कॉटिश भजन को हटा दिया और इस भारतीय गाने की धुन को उसकी जगह शामिल कर लिया, और इसके बाद से ही इस फैसले की बहुत आलोचना हो रही है और अब इस पर राजनीति हो रही है। आज आप सब खुद तय कीजिए कि भारत के लोग अपने गणतंत्र दिवस पर अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के गाने सुनना चाहेंगे या उन गानों को सुनना चाहेंगे जिन्हें अंग्रेजों ने गुलामी के दौरान हम पर थोपा था। अब एक और उदाहरण देखिए। बीटिंग रिट्रीट के दौरान एक और धुन बजाई जाती है, एक और गाना बजाया जाता है जिसके बोल हैं किल्ट इज माई डिलाइट। किल्ट स्कॉटलैंड की एक पारंपरिक स्कर्ट होती है जिसकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं, जिसे वहां पुरुष सैनिक भी पहनते हैं, लेकिन हमारे देश में किसी ने किल्ट नहीं पहनी। क्या हमारे देश का कोई भी व्यक्ति किल्ट को पहनकर मिलने वाली इस खुशी का अनुमान लगा सकता है या इसका एहसास कर सकता है जिसके बारे में इस गाने में बताया गया है कि किल्ट इज माई डिलाइट? लेकिन फिर भी यह गाना वर्षों से हमारे देश के गणतंत्र दिवस के उत्सव पर बीटिंग रिट्रीट के दौरान बजता है, और दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि यही हमारा असली इतिहास है और ये धुनें हमारे गणतंत्र दिवस पर ऐसे ही बजती रहनी चाहिए। अंग्रेज भी बिल्कुल यही चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत के लोग सदियों तक न सिर्फ अपने शरीर से बल्कि अपने मन से भी उनके गुलाम बने रहें। आज हम आजाद तो जरूर हो गए हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो असल में मन से आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। वो अंग्रेजों जैसे ही दिखना चाहते हैं, अंग्रेजों जैसे ही गाने सुनना चाहते हैं और हर चीज में उन्हें अपने से बेहतर मानते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको आज हम वो धुन सुनाएंगे जिसे हटाने पर आजकल इतना विवाद हो रहा है, और यही वो धुन है जिसका नाम है अबाइड विद मी। आप सुनिए। ये जो हमने आपको वीडियो दिखाया ये वर्ष 2020 का है। वर्ष 2020 में इस धुन को बजाया गया था और इस बार इसे नहीं बजाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस धुन को हटा क्यों दिया। अब आपको बताते हैं कि ये जो धुन है और ये जो भजन है जिसका शीर्षक है अबाइड विद मी, ये असल में है क्या। अब आप देखिए। अबाइड विद मी ईसाई धर्म का एक बहुत ही लोकप्रिय भजन या कह लीजिए कि प्रार्थना है। हिंदी में अबाइड विद मी का अर्थ होता है मेरे साथ रहो। इसकी रचना स्कॉटलैंड के मशहूर कवि हेनरी फ्रांसिस लाइट ने आज से 202 वर्ष पहले 1820 में की थी, जब वो अपने एक मित्र से मिलकर आए थे और वो मित्र अंतिम सांसें ले रहा था, और इस भजन में इसी दुख का वर्णन किया गया है। एक लाइन में इसका सार यह है कि जीवन में मृत्यु में हे प्रभु तुम मेरे साथ रहो। लाइट कवि होने के साथ साथ चर्च के उस पादरी वर्ग में भी शामिल थे जिनके लिखे धार्मिक लेखों और कविताओं को धर्म के विश्वास और अध्यात्म का मानक माना गया है। वैसे तो इस भजन की रचना वर्ष 1820 में ही कर ली गई थी, लेकिन इसका पहली बार प्रकाशन हुआ वर्ष 1847 में, जब इसके लेखक लाइट की मृत्यु हुई। वर्ष 1861 में पहली बार ब्रिटेन के मशहूर संगीतकार विलियम हेनरी मॉन्क ने
अबाइड विद मी को धुन दी, यानी इसकी ट्यून तैयार की, इसे म्यूजिक दिया, यानी इन शब्दों को संगीत के साथ सजाया गया और धीरे धीरे अबाइड विद मी ईसाई बहुसंख्यक देशों में बहुत लोकप्रिय होता चला गया। लेकिन इसे आप विडंबना ही कहेंगे कि अंग्रेजों से आजादी के बाद जब 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना था, जिसके लिए आज भी आप ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तब भी हमारा देश अंग्रेजों की उस गुलामी से बाहर नहीं निकल पाया था। हमारा देश यानी हमारी जमीन तो आजाद हो गई थी, हमारे शरीर भी आजाद हो गए थे, लेकिन हमारा मन तब भी गुलाम था। और माना जाता है कि गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार अबाइड विद मी धुन को वर्ष 1950 में ही शामिल किया गया था और इसके पीछे केवल एक ही मकसद था, और वो ये था कि ये भजन महात्मा गांधी की पसंदीदा धुनों में से एक था। आज हमने ये जानने की कोशिश की, क्योंकि आज भी जो लोग विरोध कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं, मीडिया में भी जो छप रहा है वो यही कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी के मनपसंद भजन को बीटिंग रिट्रीट से हटा दिया गया। तो आज हमने बहुत रिसर्च किया इस पर, कई पुस्तकों की मदद ली, बहुत सारे दस्तावेजों को पढ़ा, ताकि ये जान पाएं कि क्या महात्मा गांधी ने वाकई अबाइड विद मी के संबंध में कभी ऐसा कुछ कहा था कि उन्हें ये धुन बहुत पसंद है। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इस बारे में कहीं पर भी इतिहास में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती कि महात्मा गांधी ने कहीं पर यह कहा हो कि यह उनकी मनपसंद धुन है। हालांकि कुछ पुराने लेखों में इस बात का जिक्र जरूर मिलता है कि महात्मा गांधी ने यह धुन पहली बार अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में सुनी थी और उस समय मैसूर पैलेस बैंड ने इस धुन को बजाया था और इसी के बाद से ये साबरमती आश्रम में बजाए जाने वाले भजनों में शामिल हो गई। और महात्मा गांधी की हत्या के बाद गणतंत्र दिवस समारोह में इस धुन को उन्हें स्मरण करने के लिए बजाया जाने लगा। यहां दो और बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, इस धुन की मूल जड़ में अंग्रेजों का विचार है और उन्हीं की संस्कृति है। और दूसरी बात, इसे गणतंत्र दिवस के समापन समारोह के दौरान इसलिए बजाया जा रहा है ताकि इसके बहाने महात्मा गांधी को भी याद किया जा सके। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि महात्मा गांधी को याद करने के लिए क्या हमें किसी विदेशी धुन का सहारा लेना पड़ेगा? अगर हमें महात्मा गांधी को याद करना है तो किसी विदेशी भजन को सुनकर, किसी विदेशी धुन को सुनकर ही कर सकते हैं। यह परंपरा कई दशकों तक ऐसे क्यों चलती रही? दूसरी बात, साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी इसके अलावा भी दो और धुन ऐसी थीं जिन्हें सुना करते थे। इनमें एक थी वैष्णव जन तो तेने कहिए और दूसरी थी रघुपति राघव राजा राम। लेकिन वर्ष 1950 में इन धुनों को नहीं बजाया गया, बल्कि उस अंग्रेजी स्कॉटिश धुन को बजाया गया। वैष्णव जन तो तेने कहिए, इस धुन को वर्ष 2018 की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में पहली बार बजाया गया। सोचिए, यह था महात्मा गांधी का मनपसंद भजन जिसे पहली बार 2018 में बजाया गया। अब सवाल है कि क्या महात्मा गांधी को स्मरण करने के लिए यह धुन सही है या फिर अबाइड विद मी नाम की स्कॉटिश धुन वो सही है? हमें क्या बजाना चाहिए? लेकिन हमारे देश के कुछ नेताओं को, बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को विदेशी धुन इतनी पसंद है कि वो चाहते हैं कि वही विदेशी धुन इस बार भी बजाई जाए। उसे हटाया कैसे गया? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 29 जनवरी को होती है और इसके एक दिन बाद महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है, यानी 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। इसलिए हमारे देश का विपक्ष और एक खास वर्ग इसे महात्मा गांधी का अपमान मान रहा है। लेकिन यहां कुछ बातें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत महात्मा गांधी की हत्या के 2 साल बाद हुई थी, उनकी हत्या के 2 साल बाद, और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इसी का हिस्सा है। यानी महात्मा गांधी ने जीवित रहते हुए कभी यह नहीं कहा कि अबाइड विद मी को देश के गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनाना चाहिए। दूसरी बात, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भारत का गौरव तो है ही, लेकिन यह परंपरा भी हमारे देश ने अंग्रेजों को देखकर ही अपनाई है। और माना जाता है कि वर्ष 1694 में इंग्लैंड के शासक विलियम III ने युद्ध के बाद अपने सैनिकों के लौटने पर ड्रम बजाकर उनका स्वागत करने के लिए कहा था और यहीं से बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हुई। हालांकि शुरुआत में इसे वॉच सेटिंग कहा जाता था, जो सूर्य अस्त होने पर युद्ध विराम की घोषणा का एक प्रतीक था। और भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का मूल विचार भी यही है। इसमें बैंड मास्टर सूर्य अस्त होने पर भारत के राष्ट्रपति के नजदीक जाते हैं
और बैंड वापस ले जाने की अनुमति मांगते हैं और इस तरह गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन होता है। अब सोचिए, आज तक भारत एक ऐसी धुन के साथ गणतंत्र होने का जश्न मनाता आ रहा था जो अंग्रेजों की संस्कृति और ईसाई धर्म को समर्पित है, और हमारे देश के कुछ नेताओं ने महात्मा गांधी के नाम पर इसे भारत की पहचान और इतिहास से जोड़ दिया, या ये समझ लीजिए कि इसी को भारत की पहचान बना दिया। एक कड़वा सच ये भी है कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हमेशा की तरह इतनी भव्य नहीं होती थी। वर्ष 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्वीन एलिजाबेथ II और प्रिंस फिलिप को अपने यहां गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया था। यानी ब्रिटेन की महारानी को आजाद भारत में भी आमंत्रित किया गया, और इस सेरेमनी का उस जमाने में बहुत शानदार आयोजन हुआ था। और उस समय मेजर G.A. रॉबर्ट्स मिलिट्री म्यूजिक बैंड के एडवाइजर थे, और उन्हें नेहरू सरकार द्वारा इस सेरेमनी को भव्य और बहुत शानदार बनाने के लिए कहा गया था। तब इस समारोह का समापन 27 जनवरी को ही कर दिया गया था। 29 जनवरी की बजाय 27 जनवरी को समापन किया गया, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ 29 जनवरी तक यहां रुक नहीं सकती थी, इसलिए उनकी वजह से इसे 2 दिन पहले कर दिया गया। यानी जिन अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया, उन्हीं अंग्रेजों को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान खुश करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बेताब थे, उन्हें इंप्रेस करना चाहते थे। और इस समारोह में भी अबाइड विद मी धुन बजाई गई थी, जिसे सुनकर उस जमाने में प्रिंस फिलिप बहुत प्रसन्न हो गए थे, आत्ममुग्ध हो गए थे। अब आप सोचिए, जब प्रिंस फिलिप आए होंगे और क्वीन एलिजाबेथ आई होंगी, और उन्होंने देखा होगा कि इतने वर्षों के बाद भी इस देश में वही धुन बजाई जा रही हैं जो हमारी मनपसंद धुन है, तो उन्हें कितनी खुशी हुई होगी। और उन्हें यह भी समझ में आया होगा कि ये देश शरीर से तो आज़ाद हो गया, ज़मीन से तो आज़ाद हो गया, लेकिन इस देश के लोग आज भी मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हो पाए हैं, आज भी ये हमारे गुलाम ही हैं। ये धुन वर्ष 1950 से बीटिंग रिट्रीट समारोह में बजाई जाती रही है। हालांकि वर्ष 2020 में भी इसे सूची से हटा दिया गया था, लेकिन विवाद के बाद इसे फिर शामिल भी कर लिया गया था। अबाइड विद मी एक बहुत मशहूर सैन्य धुन है, लेकिन भारत के संदर्भ में इसकी पहुंच बहुत कम लोगों तक है और इसकी समझ भी बहुत कम लोगों को है। और यह धुन भारत की संस्कृति और उसकी पहचान से कहीं ज्यादा अंग्रेजी मानसिकता को दर्शाती है। जबकि इसकी जगह जो नया गाना चुना गया है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, इस धुन को जब हमने अपनाया, जिससे हमारे देश के लोग कहीं ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। आपको याद होगा 1962 के भारत चीन युद्ध के शहीद सैनिकों की याद में ये गीत मशहूर कवि प्रदीप ने लिखा था, जिसे लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी। और ये गीत जब वर्ष 1963 में पहली बार लता मंगेशकर ने गाया था, तब प्रधानमंत्री नेहरू भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस बार बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए 26 धुनों की एक लिस्ट बनाई गई है, और इस समारोह का समापन सारे जहां से अच्छा इस धुन से किया जाएगा। विपक्ष केंद्र सरकार पर इतिहास को बदलने और इस समारोह का अपमान करने का आरोप लगा रहा है, जबकि सच यह है कि इससे पहले भी इस समारोह में बहुत तरह के बदलाव होते रहे हैं, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। वर्ष 2012 में पहली बार इस समारोह में शहनाई का प्रयोग किया गया था। इसके बाद वर्ष 2014 में 2 नई धुनें यहां पर बजाई गई थी। इनमें एक थी रघुपति राघव राजाराम, और दूसरी थी जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये 2014 तब हुआ है जब देश में नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। माफ कीजिएगा, ये तो उसके बाद बने थे, लेकिन ये यूपीए की सरकार के दौरान ही जनवरी में, क्योंकि ये होता है 2014 में, और तब ये 2 धुनें इंट्रोड्यूस की गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस जमाने में किसी ने इस पर कोई विवाद नहीं किया। इसके अलावा फिर 2014 से पहले भी इस समारोह से विदेशी धुनों को हटाया जाता रहा है। 2012 में भी 7 विदेशी धुनों को इसमें शामिल किया गया था, जबकि 2013 में 5 विदेशी धुनों को ही यहां पर जगह मिली थी। यानी 2 विदेशी धुनों को उस दौरान इस सेरेमनी से हटा दिया गया था। इसी तरह 2014 में यूपीए की सरकार के दौरान 2 नई विदेशी धुनें बजाई गई थी। इनमें एक थी किल्ट इज माई डिलाइट, जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। स्कॉटलैंड में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक स्कर्ट को ही किल्ट कहते हैं। सोचिए, इस धुन का
भारत के गणतंत्र दिवस समारोह से आखिर क्या संबंध हो सकता है, लेकिन फिर भी इसे शामिल किया गया और 2011 में एक धुन बजाई गई थी जिसका शीर्षक है हाई रोड टू लिंटन। यह धुन भी स्कॉटलैंड की पहाड़ियों में जाने वाली एक सड़क के बारे में है, उस सड़क के बारे में बात करती है। अब सोचिए, भारत के जो लोग हैं, आप लोग, और भारत के जो सैनिक हैं, वो भारत के तो किसी भी रोड का नाम जानते होंगे, लेकिन उनका स्कॉटलैंड की सड़क से क्या संबंध हो सकता है, और वो किसी भी सड़क के बारे में जब गाना सुनेंगे भी तो उन्हें क्या एहसास होगा। इस पूरी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का मकसद होता है हमारे देश के लोग एक गणतंत्र के तौर पर हमारे देश की संस्कृति और हमारी विरासत पर गर्व करें। लेकिन क्या ये हमारी विरासत है? लेकिन अगर इसमें ज्यादातर धुनें स्कॉटलैंड की पहाड़ियों के बारे में होंगी, वहां की पारंपरिक वेशभूषा के बारे में बताएंगी, वहां के गाने और भजन बजाए जाएंगे, तो क्या एक आम भारतीय और क्या एक भारतीय सैनिक अपने देश की संस्कृति पर इन्हें सुनकर गर्व कर पाएगा? लेकिन दूसरी तरफ, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, ये एक ऐसी धुन है जो भारत के लोगों में देशभक्ति का भाव जगाती है, और शायद ही इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इस धुन को, इस गाने को सुना ना हो, और ये हमारे शहीद सैनिकों को समर्पित भी है। आज जब आजादी के लगभग 75 वर्षों के बाद गणतंत्र दिवस समारोह में स्कॉटिश धुन की जगह भारतीय धुन को जगह दी जाती है, तो इसका भी विरोध होता है। और इस विरोध के पीछे कारण यह है कि भारत को भले ही 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी, लेकिन हमारा देश आज भी अंग्रेजी मानसिकता का गुलाम है। अंग्रेज बहुत पहले ही ये बात समझ गए थे कि अगर उन्हें गुलाम भारत पर अपना प्रभाव लंबे समय तक बनाकर रखना है तो उन्हें राजनीतिक और आर्थिक गुलामी के अलावा भारत को वैचारिक रूप से भी अपना गुलाम बनाना पड़ेगा। और इस गुलामी का मूल सिद्धांत ये था कि अंग्रेज हमसे बेहतर हैं, वो हमसे सुपीरियर हैं, और भारत के लोग उनसे इंफीरियर हैं। यानी अंग्रेज इस देश के लोगों से हर चीज में बेहतर है। उनकी संस्कृति हमसे बेहतर है, उनकी भाषा हमसे बेहतर है, उनकी समझ हमसे बेहतर है, उनकी कल्चर हमसे बेहतर है। अंग्रेज ये धारणा बनाना चाहते थे कि वो भाषा में भारत के लोगों से बहुत बेहतर है, संस्कृति में बेहतर है, उनकी शिक्षा प्रणाली और उनके सिद्धांत भी इस देश के लोगों से कहीं ज्यादा उच्च और शक्तिशाली हैं। अंग्रेजों की इस नीति का ही असर था कि गुलामी के समय बहुत सारे पढ़े लिखे और विद्वान भारतीयों को यह लगने लगा कि आधुनिकता का मतलब ही है अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलना और उन्हें खुद से बेहतर मान लेना। इसका एक उदाहरण है बंगाल के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा और उनका नाम आज बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, लेकिन आपको आज हम कुछ नई बात बताने वाले हैं। राजा राम मोहन रॉय के बारे में कुछ ऐसा बता रहे हैं आज आपको जो आपको पता नहीं होगा। राजा राम मोहन रॉय ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत क्रांतिकारी फैसले लिए थे, बहुत काम किया था, लेकिन वो भी अंग्रेजों को हर चीज में अपने से बेहतर मानने वाली मानसिकता से प्रभावित हो गए थे, या यूं कहिए उसके शिकार हो गए थे। वर्ष 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज को आर्थिक मदद देने का फैसला किया, लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने इसका विरोध किया था तब, और तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, और इस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि संस्कृत की पढ़ाई से यह देश हमेशा अंधकार में ही रहेगा। अगर ब्रिटिश सरकार ये चाहती है कि भारत के लोगों का उत्थान हो तो उन्हें संस्कृत भाषा की बजाय लोगों को अंग्रेजी भाषा और आधुनिक विज्ञान सिखाना चाहिए। यानी राजा राम मोहन रॉय को लगता था कि संस्कृत भाषा अंग्रेजी भाषा के मुकाबले जटिल है और पिछड़ी हुई भाषा है, और इससे भारत के लोगों का कल्याण नहीं होने वाला, जबकि अंग्रेजी भाषा उनके हिसाब से बहुत सरल है और यह विज्ञान की भाषा है। आप देखिए, लेटर टू लॉर्ड एमहर्स्ट, ये उन्होंने लिखा है, और सारी बातें ये उन्होंने जो मैंने आपको बताई है ये उन्होंने लिखी है। 1823 में उन्होंने ये लिखा है। राजा राम मोहन रॉय अपनी इस चिट्ठी से कलकत्ता के संस्कृति कॉलेज को मिलने वाले आर्थिक मदद को तो रोक नहीं पाए, लेकिन उनकी चिट्ठी का नतीजा यह हुआ कि इसके कुछ वर्षों के बाद वर्ष 1835 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की नई शिक्षा नीति का ऐलान कर दिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि भारत की नई शिक्षा नीति जो उस समय अंग्रेजों ने बनाई थी वो क्या थी? उस समय लॉर्ड मकाले अंग्रेजी शिक्षा नीति को भारत लेकर आए थे, और उन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया था जिसे मकॉलेज
मिनट ऑन एजुकेशन कहा जाता है। इसमें यह बताया गया था कि भारत के लोगों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, और इस दस्तावेज में वो इसके पीछे 3 बड़े कारण बताते हैं कि क्यों भारत के लोगों को अब अंग्रेजी में पढ़ना चाहिए। इसमें उन्होंने लिखा कि संस्कृत और अरबी भाषा में जितना साहित्य और ज्ञान है, उससे कहीं ज्यादा ज्ञान इंग्लैंड के एक छोटे से पुस्तकालय की एक अलमारी में रखी पुस्तकों में मौजूद है। उन्होंने ये भी लिखा कि संस्कृत और अरबी भाषा में ना तर्क है, ना इतिहास है और ना विज्ञान है, केवल काव्य संग्रह है और इनका ज्यादा मोल नहीं है, जबकि अंग्रेजी भाषा और इसका इतिहास इससे कहीं ज्यादा विशाल और आधुनिक है। इसलिए अगर आपको आधुनिक बनना है तो अंग्रेजी भाषा पढ़नी चाहिए। मैकाले उस समय के दस्तावेज में यह भी कहते हैं कि अंग्रेजों का मकसद भारत के लोगों को शिक्षित करना नहीं है। तो इस भूल में मत रहिए कि अंग्रेज चाहते थे कि भारत के लोग शिक्षित हो जाएं। यह मकसद नहीं था, बल्कि वो एक ऐसे ग्रुप को तैयार करना चाहते थे, ऐसे समूह को तैयार करना चाहते थे जिनका रंग और खून तो भारतीय है, लेकिन उनकी शिक्षा, उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनकी विचारधारा अंग्रेजों के जैसी हो। और यही लोग भविष्य में ब्रिटिश हुकूमत के लिए भारत पर शासन करने के काम आएंगे। और बाद में हुआ भी यही। 1947 में जब भारत को आजादी मिली, उस समय भारत की साक्षरता दर सिर्फ 15% थी, और उसमें भी उच्च शिक्षा में सिर्फ 4% से भी कम लोग थे। अंग्रेजों ने कभी भी भारत के लोगों को शिक्षित करने की कोशिश की ही नहीं, बल्कि उनका मकसद था भारत को हमेशा के लिए अंग्रेजों का वैचारिक गुलाम बनाकर रखना। और जब आजादी के बाद भारत ने अबाइड विद मी की धुन को अपनाया, वो इसी मानसिकता का हिस्सा था। जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने अपना पहला भाषण आजादी के बाद अंग्रेजी में दिया, वो इसी मानसिकता का हिस्सा था। इसलिए आज जो लोग इस धुन को हटाने का विरोध कर रहे हैं, आप उन्हें मैकाले पुत्र भी कह सकते हैं। ये आज के भारत के मैकाले पुत्र हैं, क्योंकि ये सभी लोग मैकाले की मानसिकता से बुरी तरह से ग्रस्त हैं। अंग्रेज ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर वो अपनी संस्कृति और भाषा को भारत के लोगों पर जबरदस्ती थोपेंगे तो भारत के लोग कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। वो समझ गए थे अगर बंदूक की नोक पर अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी और अंग्रेजी संस्कृति थोपी जाएगी तो भारत में विद्रोह हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बहुत चालाकी से तैयार की जिसमें भारत के लोगों को यह लगने लगा कि अंग्रेजी संस्कृत भाषा से बेहतर है और अंग्रेजी भाषा सीखने में उन्हीं का फायदा है। अंग्रेजी भाषा सीखने से आप आधुनिक कहलाएंगे और आपको नौकरियों का भी फायदा होगा, यानी आर्थिक फायदा भी होगा। और अगर आपको विज्ञान पढ़ना है तो वैज्ञानिक भाषा भी अंग्रेजी ही है। यानी अंग्रेज भारत के लोगों को यह भरोसा दिलाने में सफल रहे कि भारत की संस्कृति में पिछड़ापन है और अंग्रेजों की संस्कृति में आधुनिकता है। और यह धारणा बंदूक की नोक पर नहीं बल्कि विचारों की नोक पर बनाई गई। और अंग्रेजों ने इस पूरी संस्कृति को और अपनी शिक्षा को बहुत एस्पिरेशनल बना दिया। एस्पिरेशनल यानी बहुत आकर्षक बना दिया, फैशनेबल बना दिया और समाज में ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उस समय जो अंग्रेजी पढ़ता था या जो अंग्रेजों जैसा दिखता था या अंग्रेजी तौर तरीकों को फॉलो करता था, उसे लोग बहुत पढ़ा लिखा, बहुत पैसे वाला, धनाढ्य और समाज में उच्च स्थान रखने वाला मानने लगे। 1850 तक अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन वो अपनी छवि को बदलना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत के लोग उन्हें एक सैन्य शासक के तौर पर नहीं, एक ऐसा सैन्य शासक जिसने जबरदस्ती भारत को गुलाम बना लिया है, ऐसा नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष शासन व्यवस्था के रूप में अपनाएं, जिसमें वो चाहते थे कि वो उदार नजर आए, आधुनिक नजर आए, निष्पक्ष नजर आए और लोगों को लगे कि वो सबका विकास चाहते हैं और वो सबका भला चाहते हैं। और अगर वो भारत पर शासन करेंगे तो इसमें भारत के ही लोगों का फायदा है। यानी अंग्रेज भारत पर शासन करके भारत के लोगों पर ही एहसान कर रहे हैं, ऐसी छवि अंग्रेज बनाना चाहते थे। यानी ये सब कुछ भारत के लोगों के डीएनए में आसानी से डाल दिया गया और उन्होंने भारत के लोगों को यह भी विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो भारत को गुलाम, आर्थिक फायदे के लिए नहीं बना रहे, बल्कि इस देश के लोगों को सभ्य बनाने के लिए अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं और भारत के लोगों को उनका एहसान मानना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रुडयार्ड किपलिंग की एक कविता में मिलता है, जो उन्होंने वर्ष 1899 में लिखी थी। इसमें वो अमेरिका के सैनिकों से आह्वान करते हैं कि उन्हें फिलीपींस पर कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने गोरों को ये बोझ दिया है कि वो दूसरे लोगों को गुलाम बनाकर सभ्य बनाएं। वो ये भी लिखते हैं कि गोरों के गुलाम आधे बच्चे और आधे शैतान हैं, इसलिए इन्हें गुलाम बनाकर सभ्य बनाना गोरे लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है।
रडियार्ड किपलिंग का जन्म तो भारत में ही हुआ था, लेकिन वो अपनी कविता में भारत की गुलामी को नस्लीय आधार पर सही ठहराने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। गुलाम भारत में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने वर्ष 1823 में यह लिखा था कि हिंदू उतना ही काम कर सकते हैं जितना एक जानवर कर सकता है। उनकी बुद्धि एक कुत्ते, हाथी और एक बंदर से ज्यादा विकसित नहीं हुई है, यह उनका कहना था। अब आप सोचिए, ये विचार हैं अंग्रेजों के हमारे बारे में, और इस मानसिक गुलामी को आप एक और खबर से समझ सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अंग्रेज जो चाहते थे वो ये था कि राम मोहन रॉय जैसे जो लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको भी अंग्रेज चाहते थे कि हम इन्हें कंफ्यूज कर दें और इनके मन में एक विरोधाभास पैदा कर दें। विरोधाभास ये हो कि इनकी अपनी भारतीय संस्कृति ज्यादा बेहतर है, संस्कृत ज्यादा बेहतर है, हमारा अपना जो पुराना इतिहास है वो बेहतर है, या फिर अंग्रेज जो बता रहे हैं वो बेहतर है। और उसके बाद राजा राम मोहन राय ने बार बार ऐसे काम किए जिससे ऐसा लगता था कि वो बहुत कंफ्यूज थे और उनके मन में एक विरोधाभास था कि वो किसे फॉलो करें। और ये कहा जाता है कि कलकत्ता में उनके दो घर थे, एक घर ऐसा था जिसमें सब कुछ भारतीय था और एक घर ऐसा था जिसमें सब कुछ अंग्रेजी संस्कृति के हिसाब से बनाया गया था। और बहुत बार राजा राम मोहन रॉय ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजों की तारीफ भी की है और उनकी संस्कृति की भी तारीफ की है, उनकी शिक्षा को सही माना है। और आगे चलकर राम मोहन रॉय जैसे ही ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हुए जिन्हें ये विरोधाभास लगने लगा और उन्हें लगने लगा कि अब इन दोनों में से हमें किसी एक को चुनना है, और उन्होंने उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा को और संस्कृति को चुनना शुरू कर दिया, और यही अंग्रेज चाहते भी थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.